प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना। वास्तव में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप में ये बात उभर कर सामने आती है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। अब राष्ट्र राज्य कार्यकर्ता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही किसे कहते हैं। तो राष्ट्र राज्यों के बीच जो संबंध और अंतर्क्रियाओं की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और निर्णय निर्माण सिद्धांत विशेषकर इसी बात का अध्ययन करता है कि एक राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति किस रूप में तय की जाती है। मतलब निर्णय निर्माण का सिद्धांत वास्तविक रूप में विदेश नीति के अध्ययन पर बल देता है और यहाँ इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी राष्ट्र राज्य की विदेश नीति इस या उस प्रकार की क्यों होती है, इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा निर्णय ही क्यों लिया गया, ये निर्णय किससे प्रेरित होकर के लिया गया है, निर्णयकर्ता का व्यक्तित्व क्या है, इत्यादि बातों का अध्ययन किया जाता है। ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी हैं। आज तो हम निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना आपको समझाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना लेक्चर नंबर 22 पार्ट नंबर 3, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत के ऊपर आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी इसका एक चौथा लेक्चर शेष हो रहा है जिसमें हम निर्णय निर्माण सिद्धांत को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। और डायग्राम यदि आप समझ जाते हैं तो निर्णय निर्माण सिद्धांत में कहीं से भी किसी भी रूप में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ। मैं मेरे प्राणों से प्रिय विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन जो मेहनत करता हूँ इसलिए करता हूँ कि जो मेरे YouTube चैनल से जुड़ गया है उसे अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। यस स्टूडेंट, सर्वप्रथम प्रतिदिन एक लेक्चर में मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें, निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना। अब इसमें सबसे पहले दो बातें जानना जरूरी है। क्या कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निर्णय ही किसे कहते हैं। हालांकि मैंने निर्णय का अर्थ पिछले लेक्चर में समझा दिया है। तो निर्णय किसे कहते हैं बेटा, सीधा सा अर्थ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपनी विदेश नीति के संदर्भ में कोई न कोई निर्णय तो लिया ही जाता है। अब प्रत्येक राष्ट्र राज्य के सामने अनेकों समस्याएं होती हैं। उन अनेकों समस्याओं में से, अर्थात उसके सामने अनेक विकल्प होते हैं एक राष्ट्र राज्य के सामने, उन अनेकों समस्याओं में से, उन अनेकों विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। सीधा सा अर्थ होगा कि अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। जैसे एक राहगीर होता है, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है, यदि वह किसी चौराहे पर खड़ा हो जाता है तो चौराहे पर 4 रास्ते बंटते हैं। अब उन 4 रास्तों में से किस रास्ते पर चलना है, किस दिशा में जाना है, इसका चयन तो किसको करना होगा, उस राहगीर को ही करना होगा। तो यहाँ पर 4 रास्तों में से एक का चयन करना ही उस राहगीर के लिए वास्तविक रूप में निर्णय लेना है। मतलब 4 रास्तों में से एक का चयन करना ही निर्णय है एक राहगीर के द्वारा। 4 रास्तों में से, 4 दिशाओं में से कि भाई किस दिशा पर, किस राह पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है, इसका जो चयन किया जाता है, 4 रास्तों में से, 4 विकल्पों में से जो एक चयन किया जा रहा है उस चयन को ही सीधे साधे अर्थों में निर्णय कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा विदेश नीति के संदर्भ में अनेकों विकल्प होते हैं।
उन अनेकों विकल्पों में से, अनेकों समस्याओं में से एक का जो चयन किया जाता है, एक विकल्प का जो चयन किया जाता है, वह चयन करना ही निर्णय कहलाता है। और ऐसा निर्णय ये कुछ जरूरी नहीं है कि राष्ट्र राज्य ही करते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तो निर्णय लेते हैं। हमारे सामने अनेक विकल्प होते हैं जिसमें एक का चयन करना पड़ता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है, समूह के स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है, राजनीतिक दल के स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है, तो राष्ट्र राज्यों के द्वारा भी निर्णय लिया जाता है। राष्ट्र राज्यों को निर्णय की बात आती है तो फिर उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दे देते हैं। अब आइए बेटा हम क्रमबद्ध रूप में एक एक बात को समझाएंगे। ये सब बातें यदि आप समझ जाते हैं तो निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचनाओं को, कमियों को, इसकी त्रुटियों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ तक की बातें हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी, लेकिन आज भी समझना जरूरी है, उसके बाद में इसकी आलोचनाओं को आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, भले ही कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, निर्णय निर्माण सिद्धांत है, मार्टिन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत है, संचार सिद्धांत है, सौदेबाजी का सिद्धांत है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, या राजनीति विज्ञान का कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, देखो जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें सारे गुण ही हो, गुण हो, अवगुण नहीं हो। व्यक्ति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी भी होता है तो परोपकारी भी होता है। ठीक इसी प्रकार से चाहे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत की बात आए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की बात आए, चाहे लोक प्रशासन के सिद्धांत की बात आए, निश्चित रूप में सभी सिद्धांतों में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, मतलब गुण भी होते हैं तो दोष भी होते हैं। कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए सभी सिद्धांतों में कमियाँ पाई जाती हैं। ध्यान दें, मैंने लिखा है अनेक विकल्प, एक का चयन, निर्णय, राहगीर। क्या मतलब हुआ कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के सामने अनेकों विकल्प होते हैं विदेश नीति तय करते समय, तो उन अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना, एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है, जैसे कि मैंने राहगीर का उदाहरण देकर के आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयां राज्य हैं। भाई सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है, देश होता है। जैसे भारत है, अमेरिका, चीन है, जापान, स्विट्जरलैंड इत्यादि, ये जो राष्ट्र राज्य सभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कार्यकर्ता है, एक्टर है, इकाइयाँ हैं, इसलिए मूल इकाई तो राज्य होता है। इसलिए मैंने नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयाँ राज्य हैं, फिर भी राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारी द्वारा ही होता है। मतलब ये बात निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल इकाई राज्य है, लेकिन राज्य अपने आप में अमूर्त होता है। तो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है बेटा? सरकार में होती है। अब सरकार में होती है तो सीधा शर्त है कि राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, विशेषकर कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। फिर मैंने लिखा है राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति लेते हैं। मतलब ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल इकाई राज्य है, लेकिन राज्य के नाम पर सारा निर्णय तो व्यक्तियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ही लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, विदेश मंत्री इत्यादि के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति ही लेता है, और सारा निर्णय व्यक्ति ही लेता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत आपको उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना जरूरी है कि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, विदेश मंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, राजदूत का व्यक्तित्व कैसा है, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का व्यक्तित्व कैसा है। डेफिनेटली निर्णय लेने में व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ये बात निर्णय निर्माण का सिद्धांत कहता है। और निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़े हुए 4 विद्वान विशेषकर स्नाइडर, ब्रूक, सापिन और जॉर्ज बर्टन, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, तो इन चारों के नाम आप नोट करेंगे। चलिए बेटा, फिर मैंने यहाँ लिखा है, अब व्यक्तित्व की बात आ गई कि भाई निश्चित रूप में जब विदेश नीति तय की जाती है तो जो निर्णय करता होता है उसकी व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कैसे आप समझें? जैसे नाजी जर्मनी का व्यक्तित्व हिटलर के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है? उसी प्रकार से यहाँ पर हम इटली का नाम लेंगे तो इटली का व्यक्तित्व मुसोलिनी के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। मतलब जर्मनी और इटली में वास्तविक रूप में हिटलर और मुसोलिनी के व्यक्तित्व का जो है प्रतिबिंब होता है, ये बात निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से भारत की विदेश नीति के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की अमिट छाप थी, ये बात सत्य है। आज तक हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिद्धांत थे उनका किसी न किसी रूप में प्रभाव है। इसलिए ये बात निश्चित है कि निर्णयकर्ता जो होते हैं उन निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है निर्णय के ऊपर। ठीक है बेटा। ठीक इसी प्रकार से चीन की विदेश नीति, चीन की
विदेश नीति माओ के व्यक्तित्व से प्रभावित है। जैसा कि माओ कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो आज हम देख सकते हैं कि चीन की विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। तो डेफिनेटली निर्णयकर्ता जो होते हैं उनकी व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है निर्णय लेने में। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी आलोचना की शुरुआत करते हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत में क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान दें, मैंने आपको पहले कह दिया है कि कमियां भी होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा पहले इसकी प्रशंसा कर देते हैं। इस उपागम से अंतर्राष्ट्रीय आचरण और व्यवहार समझने में सहायता मिल सकती है। मतलब ये बात सत्य है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आचरण और व्यवहार समझने में सहायता मिल सकती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया माने तो यह सिद्धांत उपयोगी है। मतलब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया माने तो यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत कौन सा? निर्णय निर्माण का सिद्धांत वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। कब? जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया माने और वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों और अंतर क्रियाओं की ही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में ही सामने आती है। मतलब इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति विदेश नीति में होती है। इसलिए विदेश नीति, चूंकि यहाँ पर विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया यदि इसको मान लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, तो निर्णय निर्माण का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि विदेश नीति के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्यों को अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीतियों की परस्पर क्रिया माने तो निर्णय निर्माण का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। ये बात सत्य है। तो ये तो इसकी प्रशंसा होगी, लेकिन अब इसकी आलोचना समझनी हमें। तो फिर मैंने लिखा यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आंशिक सिद्धांत ही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय निर्माण सिद्धांत से आप समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में, व्यापक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत, मतलब निर्णय निर्माण का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आंशिक सिद्धांत ही है। मतलब आंशिक रूप में ही आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। पूर्ण रूप में, व्यापक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत अनेकों कमियां हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 10 बिंदु तैयार किए हैं। आप इन 10 बिंदुओं के आधार पर निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना को आसानी से समझ सकते हैं। बेटा इस तरीके से आप भले ही 2, 3, 4, 5 लेखक की किताबों का अध्ययन कीजिएगा, आपको ये सारे बिंदु नहीं मिल पाएंगे। मैंने अब भरसक प्रयास किया है, मुझे लगभग 3 दिन हो गए इसकी आलोचनाओं को तैयार करते हुए, और उसके बाद ही मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी निर्णय निर्माण सिद्धांत में क्या कमी है उनको ठीक से समझ सके। चलिए बेटा, नंबर 1, निर्णय निर्माण सिद्धांत नीति विज्ञान का हिस्सा है। मतलब सबसे पहले जो आलोचना है इसकी ये है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत नीति विज्ञान का हिस्सा है। मतलब जो ये सिद्धांत है वास्तविक रूप में तो नीति विज्ञान का हिस्सा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घसीटा गया है। नंबर 1। 2, निर्णय क्यों लिए गए, यह विश्लेषण जटिल तथा उलझन में डालने वाला है। आलोचकों का कहना है कि इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, इसका विश्लेषण करना बड़ा जटिल और उलझन में डालने वाला है। मतलब निर्णय इस या उस प्रकार का ही क्यों लिया गया, इसके बारे में स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरी जो आलोचना है, यह सिद्धांत, मतलब निर्णय निर्माण का सिद्धांत, यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समुचित उत्तर नहीं देता है। मतलब जो ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समुचित उत्तर नहीं दे सकता है। ये केवल ये है तो बता सकता है कि विदेश नीति तय करते समय अनेक विकल्पों में से एक का चयन किया गया है और इसका चयन किया गया है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उचित समाधान नहीं कर सकता, समुचित उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए निर्णय निर्माण का सिद्धांत वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक आंशिक सिद्धांत है। व्यापक रूप में, समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को नहीं समझा जा सकता इसके आधार पर। चौथा है, कौन से निर्णय सही हैं और कौन से निर्णय गलत हैं, मूल्य विषय प्रश्न की उपेक्षा। मतलब यहाँ इस निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत ये जो चौथी कमी आती है वो ये आती है कि भाई ठीक है, विदेश नीति तय करते समय एक राष्ट्र राज्य के सामने अनेक विकल्प होते हैं, उन अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है, लेकिन कौन से निर्णय सही हैं और कौन से निर्णय गलत हैं भाई, इसके बारे में निर्णय निर्माण सिद्धांत
कोई उत्तर नहीं देता है, मौन है, इसलिए मूल्य विषयक प्रश्नों की उपेक्षा करता है। मतलब यहाँ हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से निर्णय निर्माण सिद्धांत केवल तथ्यात्मकता की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, मूल्यों की उपेक्षा करता है। जबकि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो मूल्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मूल्यों को पूर्ण सम्मान नहीं देंगे तब तक ये तय है कि इस मानव जाति की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए मूल्य विषयक प्रश्नों की इन्होंने उपेक्षा की है। मूल्य विषयक मतलब कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है। भाई ये तो एक प्रकार से ये कह देंगे कि इस प्रकार का निर्णय लिया गया, मतलब अनेक विकल्पों में से ये चयन किया गया है, चयन करना ही निर्णय कहलाता है। लेकिन वो जो चयन किया गया है, वो जो निर्णय लिया गया है, वो गलत है कि सही है, अच्छा है कि बुरा है, उचित है कि अनुचित है, इसके बारे में निर्माण सिद्धांत कोई जवाब नहीं देता है, मौन है। पांचवा है इसका संकीर्ण क्षेत्र है। मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण क्यों है? क्योंकि निर्णयकर्ताओं का ही अध्ययन होने से यह विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देता। बेटा ध्यान देंगे, ये पांचवा बिंदु है क्या कि इसका क्षेत्र संकीर्ण, मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत जो होता है ना, इसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, संकीर्ण है, छोटा है? कैसे? क्योंकि ये निर्णयकर्ताओं का ही अध्ययन होने से, निर्णयकर्ताओं का अध्ययन का मतलब क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, एक्टर, कार्यकर्ता कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। और राष्ट्र राज्य होता है तो इसके अंतर्गत निर्णयकर्ता कौन होते हैं? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, विदेश मंत्री, है ना, ये होते हैं। तो निर्णयकर्ताओं का ही अध्ययन होने से यह विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देता। बस ये केवल निर्णयकर्ताओं का अध्ययन करता है कि भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हैं, विदेश मंत्री, राजदूत, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब ये ठीक है, निर्णयकर्ताओं का तो ये अध्ययन करता है, लेकिन विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देता है, मतलब अन्य प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देता है, केवल निर्णयकर्ताओं की तरफ ही ध्यान देता है। अतः यह केवल विदेश नीति के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। मतलब अगर यहाँ हम देखें तो यह सिद्धांत केवल विदेश नीति के विश्लेषण के लिए ही उपयोगी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की सामान्य समस्याओं के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरह की जो समस्याएं हैं, उसकी तरफ वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसका कोई ध्यान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसका संकीर्ण क्षेत्र है, निर्णयकर्ताओं का ही अध्ययन होने से ये विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देता है। निर्णयकर्ताओं का अध्ययन मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, विदेश मंत्री, हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ ही ध्यान देता है। जबकि यह केवल विदेश नीति के विश्लेषण के लिए तो उपयोगी हो सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत की सामान्य समस्याओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये इसकी पांचवी कमी होगी। इसके बाद मैंने यहाँ ये 4 विद्वानों के नाम लिखे, 1 2 3 4, मतलब ये वास्तविक रूप में जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम है। आपसे एग्जाम में किसी ग्रुप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो लेक्चर हमारा होगा लेक्चर 22 पार्ट 4, पार्ट 3 तो आज ले रहे पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंतर्गत हम निर्णय निर्माण सिद्धांत को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, वहाँ पर इन चारों विद्वानों का नाम लिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी छठी आलोचना क्या है कि इसमें अनेक परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन शामिल किया है जो कार्यों को अत्यंत जटिल बना देता है। मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत एक मोटी कमी ये है कि इसके अंतर्गत अनेक परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन शामिल किया गया है जो कार्यों को अत्यंत जटिल बना देता है। भाई निश्चित रूप में जब परिवर्तनशीलता की तरफ ध्यान दिया जाता है तो उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में ये जो अध्ययन है, मतलब जो अध्ययन है ये वास्तव में बड़ा जटिल होगा, क्योंकि परिवर्तनशीलता के ऊपर इसमें विशेष बल दिया गया है। और सातवां है निर्णय कार्यकर्ताओं के वर्ग को पहचानना बड़ा कठिन है। मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत ये बताता है कि भाई जब विदेश नीति तय की जाती है तो वास्तविक रूप में राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति ही लेता है। अब सारा निर्णय व्यक्ति लेता है तो ऐसी स्थिति में वो निर्णयकर्ता कौन है? उन निर्णयकर्ताओं को जैसे सामान्य रूप में तो बता देंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री, राजदूत, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। लेकिन ये भी तो निश्चित है, जैसा कि राजनीति विज्ञान में कहा जाता है कि भी कानून व्यवस्थापिकाएं नहीं बनाती हैं, बल्कि वास्तविक रूप में विधायकों के पीछे विधायक होते हैं, जिसे कि अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। ऐसे फाइनर ने कहा है कि वास्तविक रूप में कानून बनाने वाले तो कोई और ही होते हैं, जिन्हें कि वास्तविक रूप में दबाव समूह कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं कि निर्णय कार्यकर्ताओं के वर्ग को पहचानना बड़ा कठिन है कि वास्तविक रूप में निर्णय किनके द्वारा लिया जा रहा है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। वैसे हम कह सकते हैं कि भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
जो है मंत्रिमंडल, विदेश मंत्री, राजदूत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, इनकी चर्चा हम कर सकते हैं कि भी निर्णयकर्ता वर्ग में ये आते हैं। लेकिन निश्चित रूप में ये भी बाहरी तत्वों से, सामाजिक तत्वों से, आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। इसलिए निर्णय कार्यकर्ताओं के वर्ग को पहचानना बड़ा कठिन है। और 8वां है, यह निर्णय निर्माण करने वालों के व्यक्तित्व तथा पूर्व कल्पनाओं को अनावश्यक महत्व देता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहता है, जैसे यहाँ लिखा है कि राज्य के नाम पर सारा निर्णय व्यक्ति लेता है, और सारा निर्णय व्यक्ति ही लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, राजदूत, विदेश मंत्री, मंत्रिमंडल लेते हैं। तो निश्चित रूप में ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ जो निर्णयकर्ता होते हैं, उन निर्णयकर्ताओं का व्यक्तित्व कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी का निर्णय निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि वास्तव में यह निर्णय निर्माण करने वालों की व्यक्तित्व तथा पूर्व कल्पनाओं को अनावश्यक महत्व देता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्व दे देता है, जबकि सच्चाई ये है कि व्यक्तित्व का और पूर्व कल्पनाओं का इतना योगदान नहीं होता है। और 9वां है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कभी भी पूर्णतया बौद्धिक एवं तार्किक नहीं होती है। मतलब निर्णय निर्माण का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में जब अनेक विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है तो निर्णय कहलाता है, और अनेक विकल्पों में जब एक का चयन किया जाता है तो वह चयन जब किया जाता है तो वहाँ चयन करते समय बौद्धिक एवं तार्किकता को महत्व दिया जाता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कभी भी पूर्णतः बौद्धिक एवं तार्किक नहीं होती है। वैसे भी देखा जाए तो वास्तविक रूप में कभी कभी चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो, राजदूत हो, भावनाओं में बहकर भी निर्णय लिए जाते हैं, ये बात सत्य है। और 10वां है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करने की कोई सार्वजनिक विधि निश्चित नहीं है, ये बौद्धिक, सामाजिक तथा यांत्रिक भी है। 10वीं आलोचना है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करने की कोई सार्वजनिक विधि निश्चित नहीं है, ये बौद्धिक, सामाजिक तथा यांत्रिक भी होता है, इसकी कोई निश्चित विधि नहीं है। यहाँ वास्तविक रूप में जो निर्णय लिया जाता है बौद्धिक भी होता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, सामाजिकता का भी प्रभाव पड़ता है, और इसी के साथ में यांत्रिक भी होता है। ये बात आप नोट करेंगे। इसके बाद में मैंने लास्ट में आपके लिए डायग्राम बनाया है बेटा, क्या कि एक विद्वान है जॉर्ज बर्टन ने अपना प्रतिमान दिया है जिसे नाम दिया है पावर इनपुट, पावर आउटपुट। लिखा है मैंने शक्ति इनपुट मतलब शक्ति आगत, शक्ति निर्गत। जैसे डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल नहीं होता है, आगत और निर्गत प्रतिमान डेविड स्टर्न ने दिया ना राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। आमंड पावेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल दिया राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब यहाँ चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करें तो हमें तो यही बात समझनी है। अब यहाँ मूल बात क्या समझनी है, देखा बेटा यहाँ मैंने लिखा है राष्ट्र राज्य, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो एक्टर होता है, इकाई होता है, और राष्ट्र राज्य होता है। और सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा वास्तविक रूप में अपनी अपनी विदेश नीति तय की जाती है। तो विदेश नीति तय करते समय सभी राष्ट्र राज्यों के सामने अनेक विकल्प होते हैं, तो उन अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। अब किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, ये बात निर्भर करती है किसके ऊपर, इनपुट और आउटपुट के ऊपर। जैसे मान लीजिएगा यहाँ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने और चीन ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, मैंने पिछले लेक्चर में सारी बातें समझा दी हैं, आक्रमण किया। जैसे मान लीजिएगा चीन भारत पर आक्रमण करता है, ये भारत है, चीन भारत पर आक्रमण करता है, तो चीन ने भारत पर जैसे ही आक्रमण किया तो चीन ने जो आक्रमण किया वो तो चीन के लिए उसका आउटपुट है, चीन का आउटपुट है। लेकिन चीन का जो निर्णय है, जो आउटपुट है, वो भारत के लिए इनपुट बन जाता है। क्या बन जाता है? इनपुट। मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है वो निर्णय ही दूसरे राष्ट्र राज्य के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। और जो राष्ट्र राज्य निर्णय लेता है उसके लिए आउटपुट होता है। तो इस आधार पर जॉर्ज बर्टन ने पावर इनपुट और पावर आउटपुट का मॉडल दिया है। और जो ये पावर आउटपुट है ये विदेश नीति के रूप में अभिव्यक्त होता है, चाहे कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। और यहाँ पर मैंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से ही प्रभावित होकर के सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है। तो इसके आधार पर भी आप निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझ सकते हैं। लेकिन इस निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत
मैंने आपको 10 कमियां बताई है। इन 10 कमियों को आप बिंदु के रूप में नोट कीजिएगा। और मैं प्रतिदिन जो यहाँ पर नोट करता हूँ इसलिए नोट करता हूँ कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी अपने स्वयं के नोट्स बना सकें और फिर एक एक बिंदु की मैं ठीक से व्याख्या करता हूँ, जिससे कि उनको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। बेटा, ये हो गया आपका निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचना, लेक्चर नंबर 22, पार्ट नंबर 3। कल हमारा जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 22 ही होगा, लेकिन पार्ट नंबर 4 होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, कल का जो लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम मतलब पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत हम स्नाइडर, बोर्ग, शापिन ने जो निर्णय निर्माण सिद्धांत का मॉडल दिया है, उस मॉडल को, प्रतिमान को हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। और वह डायग्राम यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी देश के द्वारा जो विदेश नीति तय की जाती है उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और आप पहले ही बता सकते हैं कि उस राष्ट्र राज्य के द्वारा अब इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है, एक संभावना बताई जा सकती है। मैं कल का जो लेक्चर है उस डायग्राम को इतने अच्छे रूप में समझाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। और बेटा, वैसे भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति विदेश नीति में ही होती है, और विदेश नीति में होती है तो निर्णय तो लेना ही पड़ता है। और निर्णय लेना पड़ता है तो निर्णय लेते समय निर्णयकर्ता किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, ये सब बातें कल के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर नंबर 22, पार्ट नंबर 4 कल, इसको आप छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से समझना है। मुझे विश्वास है आप निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचनाओं को अच्छे से समझ गएंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।